नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको पूछना है कि क्या राजनीति में जाति में जयते, यानी जाति की ही जय होती है, जनता की नहीं। आज दस्तक देते हुए आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कमर कस चुके हर राजनीतिक दल से सवाल करना है। आज आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। जहां क्या चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य राजनीतिक दलों का होता है? क्या राजनीतिक दलों को जनता सिर्फ एक वोट के अलावा किसी और दूसरे रूप में नजर नहीं आती? आपको पूछना है, क्या आम आदमी की समस्या अगर जाति धर्म के खांचे में न फिट बैठे तो उसे समस्या तक पार्टियां नहीं मानेंगी? यह आपको पूछना है। क्या आम आदमी की अगर जान जाती रहे तो मिलकर किसी आपदा से जनता को बचाने के बजाय सिर्फ अपनी जाति, अपने धर्म के हिसाब से वोट का गणित फिट बैठाना ही इन सभी राजनीतिक पार्टियों को आता है? और पांचवा सवाल आपको पूछना है कि क्या सरकार में ना हो आप तो एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता के प्रति क्या आपका कोई कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको ये सारे के सारे सवाल आज पूछने हैं। आज इसलिए ये सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में वायरल फीवर, डेंगू फैला हुआ है। अकेले फिरोजाबाद में 52 बच्चों की जान जा चुकी है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, बच्चों को घरों पर इलाज कराना पड़ रहा है। लेकिन जब मिलकर इस बीमारी से बच्चों, जनता की रक्षा के लिए तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए, तब ये सभी राजनीतिक दल और इन सभी दलों की प्राथमिकता जाति है। तो क्या सच जातिमेव जयते ही है? हाथ में कैनुला लगा है, यानी जिसके जरिए सलाइन और दूसरे इंजेक्शन इस बच्चे को दिए गए, और ये बच्चा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हवन कर रहा है। हवन पूजन जो फिरोजाबाद के सुदामा नगर की गली में हो रहा है। फिरोजाबाद जहां पिछले 15 दिनों में दावा है 52 बच्चों की मौत डेंगू और संक्रमण वाले बुखार के कारण हो गई। एक गली के भीतर आखिर हवन पूजन क्यों शुरू हुआ? दवाई दूरी से कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो शायद मैया को तो आना ही पड़ेगा, तो मैया का सहारा लेके शायद लाभ मिल जाए, कुछ सुधार हो जाए बस्ती का। तो क्या यहाँ के कुछ लोगों ने ये बात मान ली कि जिस डेंगू और वायरल फीवर के कारण सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उस बीमारी से अब कोई देवी माँ ही इन्हें बचा सकती है? फिरोजाबाद का सुदामा नगर वो इलाका जहां दावा है 7 लोगों की मृत्यु डेंगू से हुई, 150 लोग बीमार हो गए। लेकिन जब आप और हम जानते हैं किसी पूजन मात्र से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, तो यहाँ के लोगों का भरोसा क्यों इतना मजबूत हुआ? कुछ अंधविश्वास नहीं है, कुछ अपने आप विश्वास होना चाहिए। माँ के ऊपर विश्वास है, जब तो हमने ये करा है। माँ तो सुनेंगी, जब ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। यूपी के तमाम जिलों में लगातार फैलते जा रहे डेंगू से त्रस्त जनता के मन में स्थानीय देवी देवताओं को पूजने से ही बचने के इस भरोसे को मजबूत करने की वजह राजनेताओं पर खत्म हो चुका विश्वास है। विश्वास है अंदर से, माँ जरूर सुनेंगी। जब कोई नहीं सुना, आके हकीम नहीं सुनते तो माँ तो प्रभु को तो आना ही पड़ता है नीचे। जनता को लगता है नेता सिर्फ वोट लेने आते हैं, कभी बचाने नहीं आते। इसलिए जनता ने अंधविश्वास को ही अपना सत्य मान लिया कि बीमारी से देवी ही बचा सकती है। इलाज के लिए तड़पती 14 साल की बच्ची को जब गोद में उठाकर घर वाले किसी तरह अस्पताल तक ला रहे हैं, तब जनता के दम पर जो शासन करना चाहते हैं वो आम आदमी की मदद करने की जगह अपने सामने टीकाधारी, शिखाधारी यानी चोटीधारी और जनेऊधारी संतों, ब्राह्मणों को बैठाकर खुद सत्ता के सिंहासन को ब्राह्मण वोट से साधने की सियासत में व्यस्त है। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा।
गोद में अपनी बेटी को लेकर चलते उत्तर प्रदेश के इन अगले पिता को देखिए और पूछिए सवाल हर राजनीतिक दल से, क्या इस आम आदमी को सिर्फ वोट की शक्ल में ही देखते हैं? क्या राजनीतिक दल तभी जनता के लिए काम आएंगे जब सरकार बना पाएंगे, वरना मकसद सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना है? अगर नहीं तो क्यों नहीं इस पिता की मदद के लिए किसी दल का कार्यकर्ता आगे आया? कार्यकर्ता और नेता तो दिखते हैं सिर्फ अपनी अपनी जमीन, जाति या धर्म के आधार पर मजबूत करने के लिए, ताकि अपनी सीट सियासत की मजबूत कर सके। हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सीटें लड़ने की तैयारी करते राजनीतिक दल क्यों नहीं इस वक्त मिलकर उत्तर प्रदेश में डेंगू से जूझते नागरिकों की मदद में आगे आते, जहां संक्रमण बुखार के कारण कई जगह लोग घरों में ताला बंद करके अपना गांव छोड़ चुके हैं? क्या सिर्फ ये जिम्मेदारी एक पार्टी के तौर पर कोई नहीं उठा सकता कि वो खुद बताए आंकड़ों में कितने बीमार घर वालों की वास्तविकता में मदद उसके कार्यकर्ताओं ने की है, बजाय ये गिनाने के कि कितनी सीट 6 महीने बाद चुनाव में जीत जाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और हो सकता है कि 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी को जनता जिता दे। यूपी में फैलते संक्रमण बुखार के कारण बहुत से बच्चे घर पर इलाज कराने को लाचार हैं। क्या इन बच्चों की हर तरह की मदद करना किसी राजनीतिक दल को अपनी जिम्मेदारी नहीं लगती? सरकारी व्यवस्था के भरोसे ही सिर्फ क्यों छोड़ दिया जाए? सत्ताधारी बीजेपी को भी तो चुनाव लड़ना है, लेकिन पिछड़ा वर्ग साधने में जुटी पार्टी क्या अपने कार्यकर्ताओं की फौज को डेंगू और वायरल फीवर से जूझती जनता की मदद के लिए उतारने में अगड़ा नहीं बन सकती? उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ बैकवर्ड समाज के लोग 2017 के मुकाबले 2022 में और अधिक ताकत के साथ मतदान के साथ योगी जी को सीएम बनाने के लिए तत्पर हैं। बस जाति में उलझते और धर्म की राजनीति परेशान हो सकती है। पराजित नहीं वाली सोच के कारण ही जनता को ये भरोसा हो जाता है कि जब कोई बीमारी जान लेने पर आमादा हो रही है तो बचाने नेता नहीं बल्कि देवी आएंगी। आज तक ब्यूरो। तो आइए सबसे पहले आज बीएसपी की बात करें। क्यों करें बीएसपी की बात आज? क्योंकि आज ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने 2007 के दलित ब्राह्मण फॉर्मूले पर आयोजित हो रहे पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद मायावती पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर आई। तो अब रिपोर्ट देखकर आप ये सवाल पूछिए कि जाति के नाम पर वोट मांगने वाले दल जाति के नाम पर मदद करने क्यों नहीं पहुंचते हैं, जब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बाद डेंगू का कहर जमकर टूटा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं। फिरोजाबाद के एक गांव की इन तस्वीरों को पहले देखते हैं। इस गांव में दर्जनों घर ऐसे हैं जहां घर के भीतर ही डेंगू और संक्रमण वाले बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इन तक पहुंचे ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जो दल सिर्फ जाति के नाम पर अपने अपने वोट बैंक की मरम्मत करने में जुटे हैं, क्या उस दल के सर्वे सर्वा अपने कार्यकर्ताओं को इन मरीजों तक मदद पहुंचाने नहीं भेज सकते? क्या दलों के कार्यकर्ता ये देखकर बताने नहीं आ सकते कि भाई फला अस्पताल में फला जगह पर बेड खाली है, चलो हम ले चलते हैं? नहीं, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं करता। वो व्यस्त रहता है अपनी अपनी राजनीति का शंख बजाने में। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर आई बीएसपी प्रमुख मायावती के हाथ में त्रिशूल है। नारा और फॉर्मूला वही 2007 वाला जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है, अर्थात अभी ने भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। 2007 में जब बीएसपी को यूपी में बहुमत मिला था तो 3 वर्ग साथ आए थे, दलित, ब्राह्मण और पिछड़ा। जबकि 2007 के बाद देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट दिया। 2014 में 72% ब्राह्मण का समर्थन यूपी में बीजेपी को मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मण वोट बीजेपी के हाथ आया। 2019 में ब्राह्मण वोट बैंक का 82% हिस्सा
सीधे बीजेपी के खाते में गया। अब वापस बीजेपी के कोर वोट बैंक को सम्मान के नाम पर अपने पाले में खींचने के लिए बीएसपी 74 जिलों तक ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है। प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है। इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है। उसके बाद फिर इनको सामान्य सीटों में भी ये कार्य करना है। मायावती ने आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में 2022 का अपना राजनीतिक एजेंडा साफ कर दिया। ये साफ साफ बता दिया कि 2022 के चुनाव में उनका समीकरण दलित, ब्राह्मण और पिछड़े होंगे। दलित ब्राह्मण को वोट के चश्मे से खोजकर वोट डलाने के लिए तो तैयारी कर ली, लेकिन दस्तक देकर अब आप पूछिए, जब यूपी में वायरल फीवर और डेंगू की आपदा में जनता अपने बच्चों को गोदी में टांग कर लाने के लिए लाचार है, तब क्यों नहीं जनता की मदद के लिए हर क्षेत्र में 1000 कार्यकर्ता उतारने का काम पार्टी करती है। क्या जनता को सिर्फ जाति के मतदाता के रूप में ही राजनीतिक दल देख पाते हैं? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अगर आपके मन में सवाल हो कि मदद का काम तो सरकार का होता है और राजनीतिक दल क्या करें, तो जवाब यह है कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता, अपने संसाधन, अपनी गाड़ियों की सेना, अपनी प्रचार वाली शक्ति जनता की मदद के लिए लगा सकती हैं बहुत आराम से। फिर मदद कीजिए, फिर उस मदद के आधार पर वोट अवश्य मांगिए। लेकिन यह रास्ता राजनीतिक दलों को बहुत कठिन लगता है। सरल, सस्ता, सरल रास्ता वही होता है जाति और धर्म का, यानी कि जातिमेव जयते, बस। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी की आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अयोध्या से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दस्तक देने उतरे ओवैसी की जुबान पर मुद्दा है तो धर्म के नाम पर वोट बटोरने का। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो। 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात यूपी आकर करने वाले ओवैसी को मुस्लिम मतों की ही चिंता है, जो उत्तर प्रदेश में धूल धूसरित किए जा चुके बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल करा के कहते हैं। मैं दिल की गहराइयों से हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का वेलकम करता हूं। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है। धर्म के वोट के लिए बाहुबली माफिया अतीक अहमद का परिवार ओवैसी को पसंद है और धर्म के वोट के लिए मुख्तार अंसारी का परिवार अखिलेश यादव की पार्टी को। दोनों माफिया परिवारों के अपने अपने दल में एंट्री कराने वाले राजनीतिक दल क्या इतना ही प्रेम वाकई जनता से करते हैं? करते होते तो इन तस्वीरों के बाद सिर्फ सरकार को कोसने के बजाय पार्टियां मिलकर मदद के लिए खुद भी आगे आती कि जिस जनता का वोट चाहिए वही आम आदमी अपने बच्चों का इलाज प्रयागराज के अस्पताल में एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों को लेटाकर करा रहा है। प्रयागराज और फूलपुर के जिस इलाके में अतीक अहमद की बाहुबली सियासत के आधार वाली जमीन है, क्यों नहीं उसी प्रयागराज के बच्चों की मदद के लिए कोई दल, कम से कम ओवैसी का ही दल आगे आ जाता। किसी पार्टी का रक्तदान शिविर नजर आता है, क्यों नहीं जनता को अस्पताल तक ले जाने के लिए पार्टियां गाड़ियां मुहैया कराती दिखती हैं। गांवों तक वोट लेने जा सकते हैं तो गांवों में मच्छर न पनपे, इसके लिए फॉगिंग कराने का काम भी राजनीतिक दल मिलकर क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं गांवों में जांच शिविर लगाने के लिए मिलकर पार्टियां साथ आती हैं? क्या मुश्किल हालत में सरकारी व्यवस्था के भरोसे जनता को छोड़ देना ही सही समझते हैं सभी दल? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर अपने वोट का जुगाड़, दूसरे के वोट की काट ही मकसद है सियासत का? असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में दस्तक दे चुके हैं। रुदौली विधानसभा सीट अहम इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य सीट है और इस पर समाजवादी पार्टी का सालों से
कब्जा रहा है। तो दो बातें इससे उठती हैं, क्या ओवैसी अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करेंगे जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीट है, तो क्या ओवैसी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वोट काटते और अखिलेश यादव से टक्कर लेते नजर आने वाले हैं। तो अखिलेश यादव की पार्टी कहां व्यस्त है? देख लीजिए, जब फिरोजाबाद जहां समाजवादी पार्टी का ही मजबूत आधार रहा, वहीं पर जनता के लिए अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो बजाय पार्टी मरीजों की मदद के लिए कुछ गंभीर रास्ते निकाले। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मांग आती है कि झारखंड की तरह यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज का अलग कमरा बने। विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है, जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम, अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके। ये है हकीकत उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की, और इस जाति धर्म की राजनीति से यूपी में खुद सत्ता चला रही बीजेपी भी दूर नहीं। पहले यूपी के बस्ती में जिला अस्पताल के भीतर चिल्ड्रन वार्ड की हालत डेंगू और वायरल फीवर के प्रकोप के बीच देखिए। जमीन पर बच्चे लेटे हैं, एक बच्चे को यहाँ जमीन पर ही बैठाकर नेबुलाइज कराने की मजबूरी है। इस वार्ड के भीतर से उठती रोने की आवाजों को अब सुनिए। बस्ती के जिला अस्पताल में हालत ये दिखी कि खुद बच्चे को गोद में लेकर आकर मां लाइन चढ़ाने काउंटर तक पहुंचती हैं। इसका मतलब क्या ये नहीं कि यहाँ पर इतने मरीज आ चुके हैं कि सब तक नर्स भी नहीं पहुंच पा रही। और ऐसी हालत में बीजेपी एक पार्टी के तौर पर दूसरे दलों की तरह ही जातिगत वोट साधने में जुटी है। एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन करके उसे सब वर्ग के लोगों तक सरकार की नीतियां बताने का कार्यक्रम कहा जाता है, दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग का मजबूत वोट जुटाए रखने के लिए ओबीसी सम्मेलन बीजेपी शुरू कर चुकी है। अपनी अपनी जाति और अपना अपना धर्म का खाका खींचकर वोट का गणित सेट करने में जुटी उत्तर प्रदेश की इन पार्टियों ने काश अपने मूल कर्तव्य को समझा होता कि जिस जनता का वोट पाने के लिए जाति धर्म का खेल खेलते हैं, वो अभी जूझ रही है डेंगू के कारण फैलती आपदा के बीच में। अपने बच्चों को गोद में उठाकर काश पार्टियां अपनी प्रचार वाली ताकत आपदा के वक्त भी इस्तेमाल किया करें। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। क्या राजनीतिक दल सोचेंगे? और अब जाति में व जयते की राजनीति में उस बंगले की खबर जो 31 साल तक हमारे देश में सरकारें बदलने के दौरान राजनीति का केंद्र बना रहा और 31 साल बाद भी राजनीति का घर बना हुआ है। बंगला नंबर 12, जनपथ रोड, नई दिल्ली। 12 जनपथ दिल्ली का वो बंगला जो 31 साल तक देश में सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन इस बंगले के उत्तराधिकारी रामविलास पासवान रहे। पिछले साल 8 अक्टूबर को निधन के बाद अब यह बंगला खबरों में इस मूर्ति को लेकर आया। पासवान की मूर्ति के साथ बंगले के भीतर रामविलास पासवान की स्मृति में लगे बोर्ड के बाद सवाल उठने लगे। जिस बंगले को खाली करने के लिए बेटे चिराग को नोटिस दिया गया, उसी बंगले में दिवंगत पासवान की मूर्ति लग जाने के पीछे क्या कोई अलग मकसद है? क्या चिराग अपने पिता के बंगले को छोड़ना नहीं चाहते? क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग अपनी मां के इस बंगले में रहते हैं। अब यह बंगला नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हुआ है। 12 जुलाई को चिराग को बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ था। चिराग ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि तक बंगले में ही रहने की इजाजत मांगी थी। इस बीच मूर्ति भी बंगले के भीतर लग गई। सवाल उठा ऐसा क्यों किया गया? तब तक बिहार से आरजेडी ने राजनीति का नया मोड़ दिया इस मांग के साथ कि 12 जनपद को ही अब रामविलास पासवान का स्मारक बना दिया जाए। उन्होंने अंतिम सांस अपनी इस आवास में ली और जहां तक मैं जानता हूं कि दलित सेना का जो गठन 1982 में उन्होंने किया और यहां से ही उन्होंने दलित वंचित शोषित की लड़ाई लड़ी। 40 में 39 सांसद एनडीए का बिहार से जिता कर दिए थे। आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार दलित विरोधी मानसिकता दिखाती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके आवास पर बनना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान ने ऑफ कैमरा बातचीत में कहा है 12 जनपद के बंगले में पासवान की मूर्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का प्यार है और दूसरा बंगला मिलते ही वो शिफ्ट कर जाएंगे। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बनने पर रामविलास पासवान को पहली बार 12 जनपद का बंगला मिला था। उसके बाद देवगौड़ा, वाजपेयी, यूपीए की सरकार और फिर मोदी सरकार तक भले सरकारें बदली,
या प्रधानमंत्री, लेकिन 1990 से 12 जनपद का बंगला रामविलास पासवान के पास रहा। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले पासवान की इस मूर्ति के बाद 12 जनपद फिर सियासत के केंद्र में है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। दस्तक के अगले हिस्से में तालिबान की नई कैबिनेट यानी कि तालिबान का असली चेहरा सामने आया। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, और दस्तक के इस दूसरे हिस्से में बात तालिबान की, जिसका असली चेहरा अब सामने आ गया है। मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का ऐलान कर आखिरकार हो ही गया और अफगानिस्तान के सरदार का नाम भी अब सामने आ गया। जी हां, तालिबान की सरकार का नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद करेंगे। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री चुन लिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान के सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने हसन को यह जिम्मेदारी देने का फैसला किया और इसके अलावा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उनके डिप्टी के तौर पर नियुक्त करने का फैसला भी हुआ। बरादर के साथ ही मुल्ला अब्दुस्सलाम को भी हसन अखुंद के डिप्टी के तौर पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया। अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 6 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर कब्जे का ऐलान कर दिया और अब तालिबान ने वो ऐलान भी कर दिया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, ऐलान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का। ऐलान तालिबानी सरकार के उस कमांडरों के नाम का जो तालिबान की सत्ता संभालने जा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को ये बता दिया कि तालिबान की कैबिनेट में किस किस को शामिल किया गया है। तो तालिबानी सरकार का सबसे बड़ा नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जी हां, सोमवार को द न्यूज इंटरनेशनल में मुल्ला मोहम्मद हसन के तालिबानी राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनेट होने की खबर छपी थी और आज उस खबर पर तालिबानी प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कंफर्म कर दिया है। तो अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। हम आपको तालिबान की पूरी कैबिनेट के बारे में बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुल्ला मोहम्मद अखुंद को ही क्यों तालिबान ने अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री चुना है। तो सुनिए, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं। मुल्ला हसन अखुंद का ताल्लुक कंधार से है और वो सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। तालिबान के एक नेता ने कहा कि अखुंद ने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। वो एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता हैं और अपने चरित्र और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में अपनी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, लेकिन मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ तालिबानी सरकार में कौन कौन कमांडर शामिल होने जा रहे हैं, अब उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तालिबान ने अभी बताया है कि अभी एक केयरटेकर कैबिनेट सरकार की जिम्मेदारी संभालेगी। तालिबान ने बिना किसी समारोह के सरकार की घोषणा की है। समारोह बुधवार को हो सकता है। तालिबान की अंतरिम सरकार की लिस्ट इस तरह है: प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, डिप्टी PM 1 मुल्ला बरादर, डिप्टी PM 2 अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुक्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुरीन, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेख मोहम्मद इस्टनक जई। इन्होंने ही पिछले दिनों दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्री यूसुफ एरीन ने अहम बयान दिया। यूसुफ ने कहा कि हमारी दुनिया को सही सलाह है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में किसी तरह की जल्दबाजी न करे। हम आपको बता दें कि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि तालिबान ने अपनी नई सरकार के गठन के लिए 6 देशों को न्योता भेजा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की शामिल हैं। इन देशों की खास बात यह है कि ये कतर को छोड़कर बाकी के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। उधर ऐसे वक्त में तालिबान ने सरकार का ऐलान किया है जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और तालिबान ने उन पर गोलियां बरसाई। हम आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थी और ये लोग तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही सांठगांठ के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे थे।
क्योंकि खबरें ये भी थी कि तालिबान सरकार पाकिस्तान के मशवरे के बाद बनाई गई है। हम आपको बता दें कि शनिवार से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद काबुल में ही हैं। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे हमारी संवाददाता गीता मोहन के पास आपको लिए चलते हैं। गीता इस वक्त हमारे साथ हैं। गीता, एक सवाल जो सभी के मन में है, बहुत छोटा सा सवाल, क्या तालिबान की जो नई कैबिनेट है सरकार चला पाएगी या किसी के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी? जी, सरकार बनाने में अगर कठपुतली बन सकती है तो फिर सरकार चलाने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। सही कि उनका जो डोर है गवर्नमेंट का वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में है। लेकिन अगर आप सरकार की ही बात करें तो जितने भी वादे किए थे तालिबान ने वो सब कहीं ना कहीं गलत हुए, कहीं ना कहीं वो डिडंट कीप देयर प्रॉमिसेस। क्योंकि एक भी तालिबान के अलावा कोई लीडर इस पूरे कैबिनेट में नजर नहीं आ रहा है। सही गीता, ये तालिबान का असली चेहरा अब सामने आया क्योंकि जिन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया उनका इतिहास और उनका CV जो है वो बहुत डराने वाला और खतरनाक है। किस तरह का भविष्य आप देखती हैं अफगानिस्तान का? बिल्कुल सही। जो टॉप लीडरशिप है वो सारे संयुक्त राष्ट्र में जो प्रोस्क्राइब लिस्ट होता है जिनको आतंकवादी करार दिया जाता है उस लिस्ट में अभी भी बने हुए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ऐसा इंसान है जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है अमेरिका के, लेकिन वो सब आज टॉप लीडर्स हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर है वहाँ के, जो वहाँ का सुरक्षा जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स को वो सिराजुद्दीन हक्कानी के अंदर होने वाला है। तो अगर आप पूरी सरकार को देखें कहीं पे भी इंक्लूसिविटी नहीं है, कोई वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिविल सोसाइटी ग्रुप नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ा चिंतित जरूर है। इसलिए कोई भी मान्यता नहीं दे रहा इस सरकार को। सब वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाए हुए है, चाहे वो रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, UK हो या फिर भारत। बहुत धन्यवाद गीता मोहन हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तालिबान का असली चेहरा यहाँ पर सामने आ गया है। तालिबान की इस नई सरकार के चेहरों का बायोडेटा आपने देख लिया है। कई ऐसे चेहरे हैं जो आतंकवादी की और आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। तो आखिर तालिबान की टेरर कैबिनेट का पाकिस्तान एंगल क्या है, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और 7 सितंबर को नई सरकार का ऐलान हो गया। मालिया मोहतरम शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर सरपरस्त वज़ारत मारिफ। ऐलान के साथ ही तालिबान कैबिनेट के चेहरों ने पूरी दुनिया को चौंकाया। जिस बात का डर अफगानिस्तान की सड़कों पर नारेबाजी कर रही इन महिलाओं को था, जिस बात का डर पंजशीर की लड़ाई लड़ रहे सोहेल और अहमद मसूद को था, हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंजशीर में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। जिस बात का डर दुनिया को सता रहा था, प्रकार से SSG जो है तालिबान के साथ मिलकर के पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ रही है और उसको वहाँ पे जबरदस्त शिकस्त दी जा रही है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि सरकार बने तो कैसे बने और कितने जल्दी पाकिस्तान काबुल में उसके इशारों पे चलने वाली तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान बहुत इच्छुक है। जिस बात का डर काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ की मौजूदगी के बाद लग रहा था। You'll be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. वही डर आज तालिबान की नई सरकार के चेहरे को देखकर सच साबित हुआ। तालिबान की नई सरकार के चेहरे के पीछे पाकिस्तान की पूरी छाप। सबसे बड़ा सबूत है ये चेहरा, यानी सिराजुद्दीन हक्कानी। सही सुना आपने। तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री का जिम्मा
हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंपा गया है। वही हक्कानी जो एक आतंकी संगठन है और पाकिस्तान की सरपरस्ती में कत्लो गारत की कहानी लिखता है। वही चाहे रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब हो या शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी, ये सभी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली हैं। इसे आप यूँ समझिए, अफगानिस्तान में एक्टिव हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का दुलारा और बाजवा का प्यारा है। हक्कानी ग्रुप के आतंकियों को सरकार में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया। ये भी खबर सामने आ रही है कि बरादर के प्रमुख नहीं बनने के पीछे पाकिस्तान की अहम भूमिका है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान की कमान बरादर के हाथों में आए, क्योंकि बरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के हाथ में हो जो पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाला आतंकी खेल जारी रखे। वैसे पाकिस्तान पहले दिन से तालिबान की मदद कर रहा है। तालिबान का जन्म भी पाकिस्तान के एक मदरसे में ही हुआ। तालिबानी लड़ाकों की ट्रेनिंग में पाकिस्तानी सेना का बड़ा रोल रहा है। तालिबान और पंजशीर की जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने पूरी मदद की। तालिबान के जख्मी लड़ाकों का पेशावर और कराची के अस्पतालों में इलाज तक कराया गया। पाकिस्तान को पता है कि तालिबान की मदद से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहेगा। तो मुल्ला बरादरान जेल में थे जी। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वज़ीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज़्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमत हैं कि इनको हमने तालीम दी। और साफ है कि दुनिया के नक्शे पर तालिबान का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान है। तालिबान की पहली बारी में तालिबान की सरकार को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने ही मान्यता दी थी। इस बार भी तालिबान के साथ पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तालिबान की नई सरकार के चेहरे तय करने में पाकिस्तान का अहम रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के मामले पर। कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस के एनएसए के साथ कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये बैठक नई दिल्ली में होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तान में जैसे ही सरकार बनी है, भारत एक्टिव हो गया है और भारत ने भी इस पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।